सूर्यपेट नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें गोपाल नाम का एक आदमी रहा करता था। गोपाल मुर्गी के अंडे बेचने का काम करता था। उसके पास कुछ मुर्गियां थी जिनके अंडों को बेचकर वो अपने जीवन का गुजारा करता था। सोचता था कि कोई और काम करे, लेकिन उसको कोई काम करना नहीं आता था, जिससे मुर्गी के अंडे भी बेचकर अपना जीवन का गुजारा करता था। उसको बहुत कम फायदे मिलते थे, लेकिन फिर भी मजबूर था, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाता था। गोपाल का एक बेटा है जिसका नाम सुंदर है। सुंदर शहर में पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के बाद एक रेस्टोरेंट में वो शेफ का भी काम करता था। उसने सोचा कि पिता से मिलकर बहुत दिन हो चुके, अब एक बार गांव जाकर अपने पिता से मिलेगा। ये सोचकर सुंदर अपने पिता गोपाल के पास आ जाता है। अरे पिताजी, ये क्या? आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी मेहनत करके ये अंडे बेचने का काम करते हो, लेकिन आपको इतना कम फायदा क्यों मिल रहा है? अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपका फायदा तो दूर की बात, आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे क्या करूं बेटा, अब यही तो काम करता हूँ। वैसे हमारा गांव भी तो बहुत छोटा है ना बेटा, अब इतने छोटे गांव में काम भी तो छोटा ही होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें फायदा बहुत कम मिल रहा है, लेकिन क्या करूं बेटा, मुझे दूसरा काम भी तो नहीं आता ना। ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सारा डर आप ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आज के बाद आप अंडे किसी को नहीं बेचेंगे, सिर्फ आपके अंडों से मैं खुद ही काम करूंगा। मैं एक ऐसा व्यापार शुरू करूंगा जिससे हमको पैसा ही पैसा मिलेगा। अब आप एक काम करो, इन सारे अंडों को ले जाकर अंदर छुपा दो। जैसा सुंदर ने सोचा था उसने वैसे ही किया भी था। गांव के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसने एक बंडी लगाई थी और उस पर ऑमलेट बनाने का काम शुरू किया था। कहने के लिए पढ़ा लिखा लड़का था और रेस्टोरेंट में काम करने का भी उसको बहुत ज्यादा अनुभव था, जिससे सुंदर तरह तरह के ऑमलेट बनाकर बेचा करता था। सुंदर के बनाए अलग अलग तरीके के ऑमलेट को देखकर लोग उसके पास जमा हो जाया करते थे और सुंदर से ऑमलेट खरीदकर खाया करते थे। देखते ही देखते सुंदर उस मोहल्ले में फेमस हो जाता है। सारे लोग आकर सुंदर से उसके बनाए तरह तरह के अलग अलग तरीके के ऑमलेट खरीदकर बहुत ही खुशी से खाया करते थे। सुंदर के ऑमलेट बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, जिससे सारे लोग उसके पास खरीदकर खाने के लिए बहुत खुशी बताते थे। सुंदर का काम बढ़ता गया। अब उसके पिता के दिए हुए अंडे भी उसके यहाँ कम पड़ जाया करते थे, जिससे सुंदर को दूसरों से भी अंडे खरीदने की जरूरत पड़ती थी। गांव में दूसरे लोग भी होते थे जो कि अंडे बेचने का काम करते थे। उनके पास जाकर सुंदर उनको बहुत अच्छे दाम देकर अंडे खरीदा करता था, जिससे उसी गांव में रहने वाला एक सेठ बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सेठ उन गरीब लोगों से बहुत कम दाम में ही अंडे खरीदा करता था। लेकिन सुंदर उनकी मेहनत को समझता था और उनको अच्छे दाम देकर अंडे खरीदा करता था, जिससे वो सेठ सुंदर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बार उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, देखो भाई सुंदर, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, बहुत दूर से आए हो और मैं सालों से यहाँ रहता हूँ। मेरा काम तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसीलिए तुमसे आकर बात कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चुपचाप निकलकर वापस तुम अपने शहर चले जाना, वरना ये गांव बहुत छोटा है सुंदर, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन कब और कैसे गायब हो गया। समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस तरह वो सेठ सुंदर को डरा धमकाकर वहां से चला जाता है, लेकिन सुंदर उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता है और उसको नजरअंदाज कर देता है। अपना काम रोज की तरह करने लगता है। एक दिन की बात है कि वो सेठ अपने कुछ किराए के गुंडों को सुंदर के पास भेज देता है ताकि वो सुंदर को मारकर इस गांव से भगा दे। लेकिन उन गुंडों के आते ही वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और उन सारे लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है। वो भागने की तो कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की गिरफ्त में वो आ जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है कि सुंदर जब पहली बार सेठ उसको डराने और धमकाने के लिए आया था, उसके बाद ही फौरन वो पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा देता है और कहता है कि ये आदमी बहुत ही गंदा है
और उसको डराने की कोशिश कर रहा है। ये बात पहचानने के बाद पुलिस वाले उन गुंडों से पूछते हैं। सारी बात पता करने के बाद वो गुंडे भी पुलिस वालों से डर जाते हैं। सारी जानकारी के बाद ये पता चलता है कि उन लोगों को भेजने वाला वो सेठ ही था, जिससे पुलिस वाले उस सेठ को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि सुंदर की वजह से इतनी नाइंसाफी से हमसे अंडे खरीदने वाला ये गंदा सेठ अब जेल की सलाखें गिन रहा है। इस बात से सारे गांव वाले बहुत खुश होकर सुंदर को शाबाशी देते हैं और सुंदर हमेशा की तरह सारे लोगों का बड़ा ख्याल रखता था और उनको अच्छे दाम दिया करता था। उनसे अंडे खरीदता और तरह तरह के ऑमलेट बनाकर गांव वालों को बेचा करता था। सुंदर के बनाए तरह तरह के ऑमलेट सारे गांव में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस वाले गांव में भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जिससे दूर दूर से लोग आकर सुंदर से ऑमलेट खरीद कर खाया करते थे। अब उसको बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर्स मिला करते थे, जिससे सुंदर का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुंदर देखते ही देखते बहुत पैसा कमा लेता है, जिससे सुंदर ने खुद अपना ही एक बहुत बड़ा होटल भी बना लिया था। इतना ही नहीं, जो कोई भी गरीब या फिर जो कोई भी बेसहारा होता, सुंदर उनको बुलाकर काम भी देता और उनकी पूरी सहायता भी करता था। इस तरह उसका काम और नाम, उसके अंडों का दाम सब कुछ बढ़ जाते हैं, जिससे सारे लोग बहुत खुशी खुशी जीने लगते हैं। रम्या अपने नानी के साथ मिलकर रहा करती थी, क्योंकि जब रम्या बहुत छोटी सी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। तब से लेकर रम्या की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी नानी ले लेती है। उसकी नानी भी बहुत बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी रम्या के लिए वो 4 घरों में काम करती थी और पैसा कमाती थी। ऐसे ही रम्या की वो परवरिश किया करती थी। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। अब रम्या पूरे 20 साल की हो चुकी थी। रम्या कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन मन ही मन हमेशा इस बात का दुख रम्या को रहता था कि उसकी नानी की उम्र भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इतनी बूढ़ी होने के बावजूद रम्या के लिए उसको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नानी अभी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतनी मेहनत करती है। अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब इस उम्र में आराम नहीं करेगी तो कब करेगी? ऐसे ही रम्या बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया था। कुछ समय के बाद रम्या को एक ख्याल आता है। हाँ, अब मैं और देर नहीं करूँगी। मैं कढ़ाई पिज्जा बनाने का काम शुरू कर दूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे नानी से ये सारी बात कहनी पड़ेगी, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी जो सोच है वो सही है या गलत। अपनी नानी के पास जाकर रम्या अपना पूरा ख्याल उसको सुनाती है। ये सब सुनने के बाद उसकी नानी को रम्या का ख्याल तो पसंद आ गया था, लेकिन फिर भी रम्या से कहने लगी, देख बेटी रम्या, तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है बेटी, लेकिन तू भी तो लड़की है ना। अब तू भी कितना काम करेगी बेटी। वैसे जमाना भी बहुत बुरा चल रहा है बेटी। मुझे हमेशा तेरी फिक्र रहती है कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए। आखिरकार लड़की है ना। नानी की कही बात सुनकर रम्या उसकी नानी से कहती है कि इस तरह का डर उसको मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं जानता, सब एक समान है। अपनी मर्जी के मुताबिक सारे लोगों को जीने का पूरा हक है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये काम मैं शुरू कर दूंगी। ये सब सोचने के बाद रम्या ने जैसा सोचा था वैसा ही किया था। उसने अपना पिज्जा लगाने वाला काम शुरू किया था और उसने अपनी कढ़ाई पिज्जा वाला काम शुरू कर दिया था। कढ़ाई पिज्जा का नाम सुनकर सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि ये तो कुछ अलग समझ आ रहा है। ये सोचकर बहुत सारी भीड़ रम्या के आसपास जमा हो जाती है और रम्या ने जितने भी पिज्जा बनाए थे वो सभी के सभी बिक जाते हैं। रम्या ने तरह तरह के पिज्जा बनाए थे, जैसे कि चिकन पिज्जा, वेज पिज्जा, चीजी पिज्जा। इस तरह कुछ अलग तरीके के पिज्जा बनाकर बेचने लगी, जो कि वहाँ खाने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। लोगों को इतना पसंद करके खाकर देखने के बाद रम्या को भी बहुत ज्यादा खुशी होने लगी। उसने सोचा कि मेरी मेहनत रंग लाई, बेकार में ही मैंने कुछ ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया। बहुत कम समय में रम्या ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। रम्या के पिज्जा बनाने का तरीका, उसका स्वाद और रम्या का खुद लोगों से बात करने का अपनापन देखकर सारे लोग रम्या को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। वहीं
पास में एक मिठाई का दुकान रहता था, जिसमें एक आदमी रहता था जो कि रम्या को देख देख कर चिढ़ता रहता था। अरे पता नहीं ये रम्या कहाँ से आ टपकी। ये ऐसे ही पिज्जा पे पिज्जा बेचती जाएगी तो मेरे मिठाई का क्या हाल होगा। ऐसे ही इसका काम चलता रहेगा तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अब इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो मिठाई वाला आदमी कुछ गुंडों को रख लेता है और फिर उनको पैसे देकर रम्या की दुकान को तुड़वा देता है। रम्या की दुकान अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। दूसरे दिन रम्या वहां आकर देखती है कि उसकी दुकान तो पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन रम्या को ये बात समझ नहीं आती कि उसके दुकान के साथ ये हाल आखिर किया किसने है। लेकिन फिर भी वो ज्यादा चिंता नहीं करती है, वहां से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय के बाद रम्या ने वहां एक दुकान किराए पर ही ले ली थी, जिसमें उसने अपना काम दोबारा से शुरू किया था और इस बार उसका काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अरे ये क्या, मैंने तो इसकी छोटी सी दुकान क्या तुड़वाई, इसने बड़ी दुकान ही किराए पे ले ली। अरे अब मैं क्या करूं? वो छोटी सी दुकान थी इसलिए मैंने तोड़ दी, लेकिन अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, हो गया, मेरा धंधा तो गुल हो गया। इस तरह वो मिठाई वाला अंदर ही अंदर जलने लगा। अब वो करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रम्या का काम और उसके कस्टमर्स भी इतने ज्यादा थे। उसे दूर दूर से ऑर्डर्स आया करते थे, जिससे रम्या बहुत सारा पैसा कमा लेती है। देखते ही देखते रम्या का काम भी और उसका नाम भी दोनों ही बढ़ते गए। सारे गांव में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांव में भी रम्या के काम का चर्चा होने लगा। रम्या के पिज्जा का दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इसी तरह वो हर गांव में फेमस हो जाती है, जिससे उसने अपने बहुत सारे ब्रांचेस भी लगा लिए थे। हर गांव में उसका एक पिज्जा हट जरूर रहता था। रम्या ने तो अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब रम्या बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसके नानी ने सोचा रम्या की शादी कर देनी चाहिए। फिर एक अच्छे लड़के से रम्या की नानी उसकी शादी करवा देती है। देखते ही देखते समय बहुत ही तेजी से गुजरता गया। अब रम्या के 2 बच्चे भी हो गए थे। रम्या ने उनको भी बहुत अच्छी परवरिश दी थी और वो लोग भी बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने लगे। रम्या की जिंदगी बदल गई थी और उसका परिवार भी बहुत ही खुशहाल रहने लगा। लेकिन रम्या ने कभी अपना पुराना वक्त भूला नहीं था। वो हमेशा ही गरीब लोगों की मदद करती रही और अनाथ बच्चों को भी पालती थी। धीरे धीरे उसने एक अनाथ आश्रम भी खोल लिया था। उस अनाथ आश्रम का नाम भी उसने अपने माता पिता का ही रखा था। गांव वालों के नजरिए में रम्या एक देवता बन गई थी, क्योंकि लोगों की मदद करने का काम इतना आसान नहीं है।